नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की निःशुल्क कक्षाएं आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और समस्त वीडियोज़ को एक से लेकर के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी वीडियो को आप सब अच्छी तरीके से देखिएगा और तथ्यों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस बार सर्वाधिक मात्रा में सीटें आ रही हैं। 20,000 लगभग सीटें हैं, जिसमें संस्कृत के कम से कम 600-700 से पद कम नहीं होंगे और इतनी सीटें आज तक रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं आई हैं। तो अगर अवसर आपका अवसर कहीं से निकल गया है, 2011 के विज्ञापन से, 2013 के विज्ञापन से, 2016 के विज्ञापन से, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से, या कहीं अन्य जगहों की परीक्षाएं आप दे रहे हैं, किसी भी प्रदेश की दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, तो सभी जगहों पर आपको बता दें कि संस्कृत का पाठ्यक्रम समाहित है और इस बार आप सबके लिए एक अच्छा मौका है। आपसे चूक नहीं होनी चाहिए, आपका लक्ष्य जो है आपकी एक सीट पर होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके एक बार अपने कम से कम 4-5 मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे मैं वादा किया हूं कि आपकी परीक्षा की गारंटी लेकर के बात करूंगा। मैं टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ाऊंगा, जितनी भी पुस्तकें हैं टीजीटी और पीजीटी में, एक एक बिंदुओं पर टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा। आपको टेस्ट भी देना है, आपको एक एक तथ्य को नोट करना है, अभ्यास करना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि इस बार आपको सफल होना है। अब इस बार आपको संकल्प ले लेना है कि आपको सफल होना है और साथ ही साथ आप अगर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। ज़्यादा समय नहीं लेकर के आपसे इतना ही बात करूंगा। प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट में समस्त वीडियो सम्मिलित होंगे, वहां से भी आप एक एक वीडियो उठा करके देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मेरे साथ आप करिए, जैसा मैं काम करवा रहा हूं उसी तरीके से काम करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता आपके हाथों में है। आप चाहे तो सफलता ले लीजिए, चाहे तो असफलता ले लीजिए। आपका चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है किस प्रकार से आपको सफल होना है या असफल होना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज बात करते हैं कादम्बरी। पहला प्रश्न बनेगा कादम्बरी क्या है। कादम्बरी एक कथा है। दूसरा प्रश्न बनेगा कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्वार्ध भाग, एक उत्तरार्ध भाग। दूसरा अगला प्रश्न बन जाएगा कि कादम्बरी कौन है, तो कादम्बरी नायिका है। जी हाँ, कादम्बरी कथा में प्रेम का वर्णन है, मुख्य रूप से प्रेम का वर्णन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन हुआ है, इसलिए कादम्बरी एक प्रेमाख्यान है और साथ ही साथ एक कथा है। ऐसा प्रश्न लगभग पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, जैसे 2013 में पूछा था कादम्बरी क्या है, कथा है, क्या है, उपन्यास है कि नाटक है, तो इसका सही जवाब होगा कथा है। अब पूछा जाए कादम्बरी कौन है, तो कादम्बरी नायिका है। किसकी नायिका है भाई, कादम्बरी नायिका है कादम्बरी कथा की। और नायक कौन है, चंद्रापीठ। तो आप समझ सकते हैं कादम्बरी का जो पीजीटी में जो हम पढ़ेंगे, कादम्बरी कथा मुखम पढ़ेंगे, अर्थात उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे पीजीटी में। लेकिन टीजीटी में कादम्बरी का एक प्रकरण मात्र जो ग्रंथ है वह है सुकनासोपदेश। इसमें सुकनास जो कि तारापीठ का मंत्री है और उसका पुत्र है चंद्रापीठ, उसको उपदेश दिया है, इसलिए सुकनासोपदेश ग्रंथ का नाम रखा गया। अब आपको बता दूं कि ऐसा प्रश्न बनता है कि कादम्बरी का नायक कौन है, तो कादम्बरी का नायक कौन है, चंद्रापीठ है। आपसे एक एक चीज़ों पर बात करेंगे, आप नोट करते जाइए। कादम्बरी नायिका है और चंद्रापीठ कौन है, नायक है। तो इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न बनता है कि कादम्बरी में कितने जन्मों का वर्णन है, तो 3 जन्मों की कथा है। अब किसके मुख्य 3 जन्मों की कथा है, तो पुंडरीक भी 3 जन्म लेता है और चंद्रापीठ लेता है। लेकिन यह विवादित प्रश्न रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके 3 जन्मों की कथा है, ऑप्शन में दिया रहे चंद्रापीठ, ऑप्शन में दिया रहे पुंडरीक, तो आपको 99.999% उत्तर आपको लगाना होगा चंद्रापीठ।
तब आपको पुंडरीक को नहीं मानना है, क्योंकि एक बार यह विवादित प्रश्न आ चुका है जिस पर विवाद हुआ 2010 के विज्ञापन में, और वहाँ पर कोर्ट कचहरी हुआ। बाद में फिर संशोधन होकर के चंद्रापीठ ही माना। इसलिए आप सभी को मानना है कि 3 जन्मों की कथा का वर्णन है कादंबरी में। तो किसके 3 जन्मों की? तो आपको बताना है चंद्रापीठ का। देखिए, इसमें सांप का वृत्तांत है। एक दूसरे को सांप मिलता है और उसके बाद 3 जन्म लेते हैं और इसी 3 जन्मों की कथा चलती है, कहानी पूरा चलती है, आपको समझना है। अभी हम प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, तो मुख्य नायक नायिका कौन है? कादंबरी कथा के मुख्य नायक नायिका हैं चंद्रापीठ नायक और कादंबरी नायिका। सहनायक और सहनायिका कौन कौन सी है? जैसे पिक्चर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी सहनायक और सहनायिका होती हैं। उसी प्रकार से सहनायक है पुंडरीक और सहनायिका है महाश्वेता। इन दोनों युगलों के प्रेम का वर्णन है। एक शाप के कारण मुनि कुमार पुंडरीक का स्वर्गवास हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पुंडरीक का स्वर्गवास होता है और चंद्रापीठ का भी स्वर्गवास होता है। ये आपस में दोनों मित्र होकर वैशंपायन नाम से उत्पन्न होते हैं। दैवगति से दोनों मित्रों का निधन हो जाता है और चंद्रापीठ राजा शूद्रक के रूप में, वैशंपायन नामक तोते के रूप में जन्म लेता है। तीसरा जन्म जो होता है, आप समझ सकते हैं पहले 3 जन्मों की कथा क्या है। तो हम पुंडरीक का बता देते हैं, पुवय सुख, ये आप नोट कर लेंगे। पु से पुंडरीक, वै से वैशंपायन, सुख से सुख, और वैशंपायन नामक ही सुख था, तोता का रूप हुआ। तो पुंडरीक का पहला जन्म क्या था? पुंडरीक। दूसरे जन्म में वैशंपायन, तीसरे जन्म में तोता हुआ। इसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्रापीठ और उसके बाद शूद्रक। अंतिम जन्म जो है आप पहला जन्म चंद्रापीठ का क्या था? चंद्रमा। दूसरा चंद्रापीठ के रूप में और तीसरा जो जन्म हुआ वह हुआ शूद्रक के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा, तो शूद्रक हुए अंतिम में और अंतिम में तोता क्या रूप लिया? वैशंपायन। तो 3 जन्मों की कथा नोट कर लीजिएगा। पहला जन्म चंद्रापीठ का चंद्रमा, दूसरा चंद्रापीठ और तीसरा शूद्रक के रूप में। अब ध्यान दीजिए, आप तीनों में द्रा है। तो आसमान में देखिए चंद्रमा और उसकी छटा चंद्रापीठ और धरातल पर मनुष्य के रूप में शूद्रक आया। आपको ले लेना है क्लू, सब में द्रा है, ध्यान दीजिए, द्रा। तो पहला जन्म चंद्रमा, दूसरा चंद्रापीठ और तीसरा शूद्रक के रूप में। और पुंडरीक का पहला जन्म पुंडरीक, दूसरा वैशंपायन और तीसरा तोते के रूप में, सुख के रूप में। और सुख का नाम क्या था पूछा जाता है? वैशंपायन ही नाम था, वैशंपायन नामक सुख। कादंबरी और महाश्वेता दोनों सखियां हैं, ऐसा पूछा जाए। कादंबरी की सखी कौन सी है? महाश्वेता। अभिन्न सखी है, अर्थात एक दूसरे से कभी भिन्न नहीं होती, अलग नहीं होती। कादंबरी का चंद्रापीठ से और महाश्वेता का पुंडरीक से प्रेम होता है। दोनों मित्रों को मृत्यु के उपरांत आकाशवाणी के यह कहने पर कि उनका अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन होगा। दोनों सखियां तपस्या करती हैं। एक दिन तोता वैशंपायन राजा शूद्रक की सभा में लाया जाता है और वह पूर्वजन्म की सारी बातें जो उसने जाबाल ऋषि से सुनी थी। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, शूद्रक की सभा में तोता आता है, तो तोता जो सारी पूर्वजन्म की सारी बातें सुनाता है वह किससे सुना था? तो वह किससे सुना था? जाबाल ऋषि से। अभी आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी आपकी भूमिका बन रही है। तो अनंतर शूद्रक चंद्रापीठ और तोता पुंडरीक के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये दोनों अपनी प्रियाओं से मिलते हैं और इनका विवाह समारोह विशेष आयोजन के साथ संपन्न हो। चलिए, कादंबरी के रचयिता कौन है, ये पहला प्रश्न बनेगा। अभी हम लोग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इतना जाने कादंबरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कितने भागों में? पूर्वार्ध तक की रचना इन्होंने किया था, उसके बाद इनका निधन हुआ और फिर उत्तरार्ध की रचना इनके सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट ने किया, हमने आपको बताया है। तो नोट कर लीजिए, पूर्वार्ध में जो उच्च कोटि की शैली अपनाई गई थी उसका निर्वाह उत्तरार्ध में भी बड़ी कुशलता और सफलता के साथ किया गया है। शुकनासोपदेश इसी कादंबरी आख्यान के पूर्वार्ध से पूछा जाएगा। जो कादंबरी कथा मुखम है, कादंबरी है, कादंबरी का शुकनासोपदेश क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। जैसे कभी कोई नाटक पिक्चर चलती है, उसमें कोई छोटी सी कहानी जब चलने लगती है तो वही प्रकरण हुआ, एक विशेष छोटा सा प्रकरण है
अर्थात उसमें सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है, युवावस्था के बारे में बताया है, गुरु की महिमा के बारे में बताया है, उसके बाद लक्ष्मी की विशेषता बताया है, लक्ष्मी के अवगुण बताए गए हैं, राजा के धर्म बताए गए हैं, राजा के अधर्म क्या हैं वो बताए गए हैं, राजा कैसा होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर उपदेश दिया है, अच्छी अच्छी बातों को बताया है चंद्रापीठ को, इसलिए सुकनासोपदेश हुआ। और यह पूर्वार्ध से संग्रहित है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि सुकनासोपदेश कादंबरी के पूर्वार्ध भाग से है कि उत्तरार्ध भाग से है, तो आपको जवाब देना है मित्रों। यह उत्तर इसका क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते रहिए, और भी आप सभी को वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे जल्द से जल्द। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इससे जुड़िए, क्योंकि लगातार क्लासेस अब आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। चलिए अगला है चंद्रापीठ के पिता तारापीठ, ऐसा पूछा जाएगा। देखिए चंद्रापीठ के पिता कौन है, तारापीठ। तो पीठ से पकड़ लेंगे, चंद्रमा एक तारा है, चंद्रमा तारा, अर्थात चंद्रापीठ के पिता कौन है, तारापीठ, याद रखिए। और तारापीठ का महामंत्री है सुकनास, जो कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही कर्मठी, बहुत ही ईमानदार, सारे गुण सर्वगुण संपन्न हैं सुकनास में। और वह राज्याभिषेक यौराज्याभिषेक, देखिए जब राजा का जो युवावस्था का जो पुत्र है उसको राजा बनाने के पहले उसका युवावस्था में राज्याभिषेक किया जाता है। अभिषेक अर्थात उसको शुद्ध किया जाता है। तो चंद्रापीठ को उपदेश दिया था, और किस समय, जब उस यौवराज्याभिषेक हो रहा था, अर्थात उसके राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को तारापीठ का महामंत्री सुकनास ने उपदेश दिया है। वही छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है जिसको हम लोग टीजीटी में पढ़ेंगे, और पीजीटी के भी शिक्षकगण, जो भावी शिक्षकगण हैं, ज़रूर अपने मस्तिष्क में रख लें। इस वीडियो को भी आप देखिएगा, क्योंकि देखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ टीजीटी के अलावा, पीजीटी के अलावा यूजीसी नेट में भी JRF और नेट की परीक्षा जो दे रहे हैं वहाँ पर भी काम आएगा यह वीडियो। और अन्य राज्यों की परीक्षाएं अगर संस्कृत जगत की हैं तो आप वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न बनेगा कि सुकनासोपदेश किस समय चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। इसका सही जवाब होगा मित्रों, नोट कर लीजिएगा, यौराज्याभिषेक के समय। चलिए, अब बाणभट्ट का जीवन वृत्त हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाणभट्ट का जीवन वृत्त क्या है। बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट का जन्म सोण नद के किनारे हुआ था। पहला तो यही होगा, सोण नद के पश्चिमी तट के प्रीतिकूट नामक स्थान पर हुआ था। सोण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं से निकलकर आधुनिक शाहाबाद आरा जिले में, अर्थात बिहार के पास में। तो मतलब यह प्रश्न बनेगा कि बाणभट्ट का जन्म किस गांव में हुआ था, तो प्रीतिकूट नामक गांव में, ठीक है। और किस नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक गांव है, वह सोन नदी, आधुनिक सोन नदी जिसको हम लोग कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम में हुआ था, किस नदी के पश्चिमी तट पर, सोन नदी, जिसको हम लोग सोन नदी इसमें पढ़ रहे हैं, सोन नदी है, सोन नदी, ठीक है। और प्रीतिकूट संभवतः आधुनिक शाहाबाद जिले में रहा होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है, ठीक है। और देखिए, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो गंगा की, ठीक है। पटना के समीप मनेर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपसे बनेगा। बाणभट्ट के पूर्वज वत्स नामक के ऋषि थे। देखिए, वत्स नामक ऋषि थे जो पूर्वज थे, कदाचित महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन के पुत्र थे। देखिए, इसकी एक श्रृंखला हम आपको बना करके दिखा देंगे, वंशावली दिखा देंगे। अभी आपको क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा। बाणभट्ट के जो पिता हैं वे चित्रभानु हैं और राजदेवी माता हैं। चित्रभानु के बारे में आप जानते रहेगा, चित्रभानु बाणभट्ट के पिता हैं, राजदेवी माता हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बाणभट्ट की वंशावली बिल्कुल क्लू बना करके आपको अच्छी तरीके से दे दूंगा। अभी आपको मोटा मोटा चीज़ों को देखना है। अब देखिएगा, बाणभट्ट जैसे ही जन्म लेते हैं तो उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है।
जन्म के दौरान ही माता का स्वर्गवास होता है, और जब बाणभट्ट 14 वर्ष के होते हैं तो पिता का हो जाता है, पिता का भी देहांत हो जाता है जब बाणभट्ट 14 वर्ष के होते हैं। ऐसा प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट कितने वर्ष के थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, और माता का जो देहांत हुआ था वह कितने वर्षों को हुआ था मित्रों? वह हुआ था जैसे ही जन्म लेते हैं माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, तो बाणभट्ट जो है जैसे ही पिता का भी देहांत हो जाता है तो घुमक्कड़ी प्रकृति के हो जाते हैं, अर्थात ज़्यादातर घूमना उनको पसंद था, जगह जगह जाते थे, घूमते थे, टहलते थे, और वहाँ घूमने और टहलने के दौरान कुछ न कुछ चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग टूर करते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की तरफ से हमें आपको टूर करवाया जाता है, अर्थात भ्रमण कराया जाता है। तो भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस वस्तु को हम पुस्तकीय ज्ञान में उसको लेकर के पढ़ते हैं, हम उसको डायरेक्ट अपने प्रत्यक्ष आँखों से अगर देख लेते हैं तो वह कभी भूलता नहीं। जैसे ताजमहल को हम अगर पुस्तक में पढ़ाएं कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल कैसा है, तो हम केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होते हैं। अगर हम ताजमहल को ले जा करके हम प्रत्यक्ष रूप में किसी को दिखा दें तो उसके बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान हमें हो सकता है। इसी प्रकार से प्रारंभ में बाणभट्ट बहुत घूमते थे, घूमना टहलना ज़्यादा लगा रहता था। चलिए, तो उसी समय बाणभट्ट के दरबार में जब गए थे, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जब गए थे तो बाणभट्ट को हर्षवर्धन ने कहा था यह भुजंग आया। भुजंग का मतलब है आवारा, ऐसा अर्थ वहाँ निकला था कि आवारा है। तो बाणभट्ट को बहुत आंतरिक मतलब एक तरीके से हलचल हुई, और अपने आप को इतना विद्वान बना लिए कि बाद में जब वहाँ पर शास्त्रार्थ करने गए तो उनको अपने सभा में अपना पंडित नियुक्त कर दिया। बाणभट्ट की दरबार में रहने लगे थे कौन? बाणभट्ट दरबार में रहने लगे थे हर्षवर्धन के दरबार में महापंडित के रूप में स्थापित हो गए थे कौन? बाणभट्ट। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो ऐसा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब बाणभट्ट का समय पूछता है, बाणभट्ट का समय क्या है? तो देखिए, बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसको कैसे याद करेंगे? बाणभट्ट का बाण बना लीजिए, और मित्रों बाण बनाने के बाद एक भाग मिटा दीजिए। देखिए ध्यान से, तो ये 7 की तरह बन गया। तो एक तरफ ये पूर्वार्ध है और ये उत्तरार्ध है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस साइड का मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा 7 की तरह। तो 7वीं अपूर्वार्ध हमें मिटाना नहीं है, उत्तरार्ध मिटाना है। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध समझ लीजिए। जब हम 7वीं की बात करेंगे अर्थात 600 चल रहा है। अगर हम बात करेंगे 8वीं, तो 8वीं का मतलब है हमारा कौन सा? 8वीं अगर बोलते हैं इसका मतलब 700 लेके चलेंगे तब 800 पूरा होगा। तो इस प्रकार से 649 के पहले ही जन्म हुआ है किसका? बाणभट्ट का। ऑप्शन में अगर देता है कि बाणभट्ट का समय क्या है, 606, 651 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, 600 ईस्वी, 606 ईस्वी, 600 ईस्वी, और फिर दे दे 651 ईस्वी, और फिर 680 ईस्वी। तो आप लगाएंगे 606, अर्थात बाणभट्ट का समय 606 से, अर्थात 606 से 649 तक अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको इसी में से किसी एक को लगाना है। ठीक है, तो मोटा मोटा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय निश्चित होता है। पूछा जाएगा कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में इनका जन्म हुआ था। और फिर आप देखिएगा कादंबरी एक प्रेमाख्यान है, कादंबरी एक कथा है। अब बाणभट्ट की रचनाओं के बारे में पूछता है मित्रों। बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से हर्षचरितम और कादंबरी ही इनकी रचना उपलब्ध होती है।
है तो 5 रचनाएं, लेकिन मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, वो कौन कौन सी हैं? हर्षचरितम और कादंबरी। तो 5 रचनाएं कौन कौन सी हैं? वो है बाण का मुँह पचका। देखिए इसका मतलब है बाण की 5 रचनाएं। मुँह से मुकुट ताड़ितकम, ह से हर्षचरितम, प से पार्वती परिणय, च से चंडी शतकम, क से कादंबरी। लेकिन कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो क्रम आपको याद होना चाहिए। इसी को पलट देना है, हम चपका, हम चपका, ये क्रम से पूछ। पहली रचना कादंबरी बाण भट्ट की पहली रचना है हर्षचरितम। प्रश्न बनता है बाण भट्ट की पहली रचना कौन सी है? दूसरी है मुकुट ताड़ितकम, और तीसरी है चंडी शतकम, चौथी है पार्वती परिणय। अंतिम रचना इनकी कौन सी है मित्रों? कादंबरी। तो पहली रचना हर्षचरितम और अंतिम रचना क्या है? कादंबरी। हर्षचरितम एक इनका उच्छ्वासों में विभक्त है, जो कि कथा नहीं है, आख्यायिका है। आपसे प्रश्न पूछा जाए हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है, और कादंबरी क्या है? कथा है। तो 5 रचनाएं हैं, और यह भी पूछ लिया जाता है कि गद्य रचनाएं कितनी हैं? तो गद्य रचनाओं को आपको बताना है। इनकी गद्य रचनाएं 2 हैं, कादंबरी और हर्षचरितम गद्य में लिखी गई हैं। बाकी शेष पार्वती परिणय और चंडी शतकम और मुकुट ताड़ितकम यह पद्यात्मक रचनाएं हैं। और साथ ही साथ पूछा जाता है कि इनकी कितनी रचनाएं नाटक हैं? तो इनकी रचनाओं में नाटक है मुकुट ताड़ितकम और एक है पार्वती परिणय। चंडी शतकम इनकी जो है एक जैसे स्तोत्र ग्रंथ है, अर्थात आप गीत नामक ग्रंथ है, पद्यों में लिखी हुई है। 100 चंडी शतक अर्थात 100 श्लोकों का संग्रह है, इसलिए इनको चंडी शतक कहा गया। चंडी माता का इसमें स्तुति हुई है, स्तुतिपरक ग्रंथ है, इसलिए चंडी शतकम है। और चंडी शतकम पद्यों में लिखी हुई रचना है। अब आइए, हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं, आपसे पूछा जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि हर्षचरितम क्या है? यह एक आख्यायिका ग्रंथ है, और इसमें हर्षवर्धन के इतिहास का वर्णन है, साथ ही साथ इसमें अपने वंश का विशद वर्णन किया है। अर्थात कादंबरी के हर्षचरितम के 2.5 उच्छ्वासों में इन्होंने अपने वंश का वर्णन किया है। सर्वाधिक मात्रा में वंश का वर्णन इन्होंने हर्षचरितम में ही दिया है। यद्यपि कादंबरी में भी दिया है, लेकिन कादंबरी का जो वंश वर्णन है वह बहुत कम है। ज़्यादा मात्रा में इन्होंने वंश का वर्णन किस में दिया है? इन्होंने दिया है हर्षचरितम नामक ग्रंथ में, जो कि एक क्या है? हर्षचरितम है, आपकी आख्यायिका ग्रंथ है। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनता है। अब आपको जानना है, जिसमें प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री, गृहवर्मा, मौखरी जो राजा हैं, प्रभाकर वर्धन इत्यादि का विशद वर्णन है शेष उच्छ्वासों में। अर्थात 2.5 उच्छ्वासों में अपने वंश का वर्णन दिया है। उनका वंश क्या है, उनके गुरु कौन हैं, किसके कैसे कैसे किनका जन्म हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर इन्होंने बात किया है। ठीक है, अब देखिए पहली यहाँ रचना, अच्छा ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? जिससे ग्रंथ लिया, तो गुणाढ़ की बृहत कथा, मतलब किसका आधार बना करके इन्होंने रचना किया है? तो आपसे पूछा जाएगा बृहत कथा। गुणाढ़ की बृहत कथा इसकी आधार है, इस ग्रंथ का आधार है, आधार ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ है। बृहत कथा का अनुसरण करके ही बाणभट्ट ने कादंबरी कथा का वर्णन किया है। और सुबंध की अतिद्वयी कथा कहा गया है, मतलब इस कथा को अतिक्रमण करने वाली कथा कहा गया है। किसकी? अर्थात सुबंध की वासवदत्ता और गुणाढ़ की बृहत कथा से ज़्यादा अच्छी कथा बताई गई है। अतिक्रमण करने वाली कथा किसको बताया गया है? कादंबरी को। अब यह भी प्रश्न बन सकता है कि सुबंध की रचना क्या है? तो वासवदत्ता, जबकि भास की रचना है स्वप्न वासवदत्ता। एक स्वप्न लग जाता है, स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है? भास की है, याद रखिएगा, क्योंकि भ्रम होता है।
जबकि वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की। अब ध्यान देना है कि इन्होंने हर्षचरितम में विभिन्न कवियों का नाम लिया है, जैसे वासवदत्ता का, हर्ष भट्टार हरिश्चंद्र का, सातवाहन राजा, प्रवरसेन का, भास कवि का, कालिदास का, बृहत कथा का वर्णन किया, आढ्यराज का। आपको याद कर लेना है क्योंकि फेक टाइप के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए आपको भूमिका तक पढ़ लेना है। सामान्य जानकारी हर्षचरितम के बारे में भी रखना ही रखना है, क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए सामान्य जानकारी आपको हर्षचरितम के बारे में भी रखना है। कितने उच्छ्वास हैं, किस प्रकार की रचना है, तो इन सभी प्रश्नों को आप भूमिका में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। कादंबरी में चंद्रापीठ धीरोदात्त नायक है। अब धीर प्लस उदात्त आपसे पूछा जा सकता है कि अनुकूल धीरोदात्त नायक है कौन? चंद्रापीठ। कादंबरी का नायक किस प्रकार का है? और नायिका विवाह के पूर्व प से परकीया, विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा नायिका, और विवाह के बाद उत्तरार्ध में स्वकीया मध्या नायिका। यही विवादित प्रश्न इस बार पूछा गया था, अभी भी विवादित प्रश्न है ये। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है, और उसमें आप ध्यान से देखिएगा। पूर्वार्ध में पूर्व राग रूप अर्थात प्रेम प्रकरण का वर्णन है, उत्तरार्ध में करुण विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कादंबरी का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। और श्रृंगार में कौन सा श्रृंगार रस, श्रृंगार में कौन सा रस है? विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से कादंबरी किस रस का है, प्रधान किसमें है? तो वह है, उसमें प्रधानता किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रस की। तो ध्यान आपको देना है। और दूसरा है शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति उच्यते, अर्थात बाणभट्ट पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति के कवि हैं, आपको याद कर लेना है पांचाली रीति। ठीक है। अब आपको बताना है कि कादंबरी के प्रारंभ में कितने श्लोकों का वर्णन हुआ है, तो 20। नोट कर लीजिएगा, 20 श्लोक इन्होंने दिया है, जिसमें पहला मंगलाचरण है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने गुरु की वंदना, भगवान शंकर की वंदना, विष्णु की वंदना, इसी प्रकार से गुरु की वंदना, ऐसे अपना क्रम से जो है वहाँ पर है। जब आपको कादंबरी कथा मुखम की भूमिका पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, टीजीटी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कादंबरी कथा मुखम की भूमिका भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो शब्दार्थ हो समो गुंफा पांचाली रीति उच्यते, तो इसमें पांचाली रीति का ये लक्षण है। और कादंबरी में किस रीत की प्रधानता है? पांचाली रीत की। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किस रीत के हैं बाणभट्ट, तो पांचाली रीत के। चलिए, पार्वती परिणय एक नाटक है, ऐसा प्रश्न बनता है। और आज के लिए आप सबके लिए, और चंडी शतकम 100 श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है। तो आपने जाना कादंबरी। अब आगे की भूमिका आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें 5 प्रारंभ में आपका जितना भी पेज रहा है, अर्थात 4 पेज तक लेकर के आए हुए हैं। अगले वीडियो में पेज संख्या 5 से फिर 4 पेज लेंगे। ऐसे करते करते 4-4, 5-5 पेज पढ़ा करके ग्रंथ को ख़त्म करेंगे। मुख्य तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे कादंबरी की नायिका कौन सा है, कादंबरी का नायक कौन है, कादंबरी में किस रस की प्रधानता है, कादंबरी किसकी रचना है, कादंबरी कितने भागों में विभक्त है, और फिर पूछा जाए कादंबरी किस प्रकार की नायिका है और नायक किस प्रकार का है। तो इन तमाम प्रश्नों को आपको जानना है। कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, अर्थात जिसको इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। कादंबरी में बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन किया है, कितने श्लोकों में किया है। साथ ही साथ कादंबरी